तो बच्चा अब सोणात प्राचाम यहां से आगे चलेंगे। हम कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं? नीस पढ़ रहे हैं। पिछला क्या पढ़ा था तुमने? जानपद कुंड सूत्र के द्वारा कुछ अर्थों में नीश होता है ना। जानपदी कब होगा, कुंडी कब होगा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उस पूरे प्रकरण को याद रखना, किस अर्थ में क्या बन रहा है, उससे ऐसे ही प्रश्न आते हैं पिछले वाले सूत्र से। ये है शोणात प्राचाम। इस सूत्र के विषय में कहते हैं, आपने वर्णवाचक शब्दों को पीछे देखा। एक सूत्र आया था वर्णाद अनुदात्तांत तो पदात् तो ना। यदि वर्णवाचक शब्द तो पद और अनुदात्तांत होता था तब तो वो लगता था, लेकिन जो शब्द तो पद नहीं होते थे तो उनके लिए एक अगला सूत्र और बनाया गया था वहीं पर, अन्यतोंगीश है। वर्णवाचकों से जो स्त्री प्रत्यय का विधान है वो विशिष्ट है, ध्यान रखना। उसके लिए अन्यतोंगीश बनाया। कह रहे हैं अन्यतोंगीश यहाँ पर प्राप्त नहीं है, ठीक है। इन्होंने लिखा कि शोण शब्द आदि उदात्त है, अनुदात्तांतः, तो अन्यतोंगीश इति नित्यम ङीसी प्राप्त है। हाँ, ये कह रहे हैं अन्यतोंगीश से नित्य ङीस प्राप्त था। उस सूत्र से ङीस नित्य हो जाता। नित्य ङीस करना नहीं है। करना कैसे है? विकल्प से। इसलिए सूत्र बना दिया शोणात प्राचाम। प्राचाम आचार्याणाम मते इत्युक्ते पाणिनि से, पाणिनि जी जिस एरिया में रहते थे, कहाँ के थे पाणिनि जी? लाहौर के थे। लाहौर से प्राचाम मतलब प्राग पूर्व देश में जो पड़ता है उस एरिया को पाणिनि जी कहना चाहते हैं कि वहां के आचार्य तो प्राचाम मते तो अत्र ङीश भवति शोण शब्दात्, है ना। पाणिनि से पूर्व में मतलब पूर्व देश में, पाणिनि से पहले वाले आचार्य नहीं, यहां वो नहीं कहना चाहते। पाणिनि जी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से पूर्व वाला जो क्षेत्र है, जो पूर्व वाला देश है, वहां के आचार्य के लोग शोण शब्द से, शोण शब्द रक्त कलर को कहता है, रेड, है ना, यही दिया है ना। रोहितो लोहितो रक्तः सोणः कोकनदच्छवि इति हमारा। तो वहां के जो पूर्व देश के जो आचार्य हैं वो ङीस करेंगे, तो ङीस होने पर क्या हो जाएगा? सोणी। और ङीस ना होगा तो टाप प्रत्यय करके रूप की सिद्धि हो जाएगी। जान गए ना इतना? चल अगला, ये तो यही था। मुझे लगता है शोणात प्राचाम को कलरवाचियों के साथ पाणिनि जी को देना था, उधर ही अन्यतोंगीश के आसपास पढ़ देते इसे। इधर एक डाल रखा है, ये वर्णवाचक सब एक जगह हो जाते। चल अग्रिम सूत्र देख। वो तो गुणवचनात्। वो तो में थोड़ा संधि विच्छेद करो, इस सूत्र से अर्थ को समझना है। वा प्लस उतः, वा प्लस उतः माने ह्रस्वकारांत तपरकरण है, तो वा प्लस उतः बन गया वोतः गुणवचनात्। सूत्र का अर्थ ऐसे निकलेगा, उदंतात गुणवाचिनो, जो शब्द उदंत है, ह्रस्वकारांत है और गुणवाचक है। वर्णवाचकों की कहानी जा चुकी है, अब आइए एक नई दुनिया में प्रवेश। थोड़ा सा गुणवाचक शब्द, कैसे शब्द अभी बताते हैं, शब्द कैसे कैसे होते हैं, उसमें से गुणवाचक क्या। तो जो भी शब्द उकारांत होगा और गुणवाचक होगा उसको वा ङीश स्यात्, उसको विकल्प से ङीश होता है। यहां पर हमने 7 नंबर डाला है। यहां पर थोड़ा मतभेद है व्याख्याओं में। यहां पर कुछ आचार्य तो ये मानते हैं कि ये जो ङीप है वा ङीप स्यात्, भाष्य का स्वारस्य ङीप में है। यहां पर बाल मनोरमाकार ने भी लिखा है इस बात को कि ङीषी इति नात्र अनुवर्तते गुणवचनात् ङीवाद्युदात्तार्थ इति वार्तिकादिति भावः। एक वार्तिक है जो गुणवाचकों से ङीप प्रत्यय ही करना चाहते हैं, इसलिए इस वार्तिककार की दृष्टि में और एक लक्ष्मीकार ने भी इस पर किया है, तो थोड़ा भाष्य की दृष्टि में भी यहाँ पर थोड़ा मतभेद है आचार्यों। वो लोग तो ङीप चाहते हैं, लेकिन और जो टीकाकार हैं, व्याख्याकार हैं, वो ङीश चाहते हैं। इसलिए जो हमने यहाँ पर ङीस भी लिख दिया है, टिप्पणी में ङीप भी डाल दिया है, ठीक है। तो ये मतभेद से है ऐसा, कुछ लोग तो इसे ङीश करेंगे, कुछ ङीप करते हैं। दोनों का रूप तो एक जैसा बनेगा, स्वर में बस भेद आएगा, ठीक है, रूप में कोई दिक्कत नहीं। आइए इस बात को समझते हैं। उदंत समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, झट से पहचान लोगे ये शब्द उकारांत है, इकारांत है, क्या है। आपको समझना है गुणवाचक। तो गुणवाचक शब्द क्या होते हैं? तो भाष्यकार ने कहा है संज्ञा जाति क्रिया शब्दान हित्वा अन्य गुणवाचिना, ठीक है, तत्वोधनी में बात लिखी है। ताकि 4 प्रकार की शब्दों की प्रवृत्ति होती है, भाष्यकार ने जो है द्वितीय अन्निक में बताया महाभाष्य के। कहा कि एक तो होते हैं संज्ञा शब्द माने नाउन, संज्ञा शब्द। दूसरे होते हैं जाति शब्द, जातिवाचक।
तीसरे होते हैं क्रियावाचक शब्द, ठीक है, और एक होते हैं गुणवाचक शब्द। वहां पर तो भाष्यकार ने तो ये लिखा है चतुष्टयी शब्दा नाम प्रवृत्ति, 4 प्रकार की शब्दों की प्रवृत्ति होती है ना, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, ऐसा वहां पर दिया है ना। तो अब यहां पर गुणवाचक शब्द कौन होंगे उसमें सीधा सा समझ लीजिए, जाति संज्ञा जाति क्रिया शब्दान विहाय ये शब्दा अवशिष्टा भवन्ति ते गुणवाचका, माने वो संज्ञावाचक नहीं हो, गुण और क्रियावाचक नहीं हो और जातिवाचक नहीं हो, ऐसा शब्द जो होगा वो गुणवाचक होगा। यहाँ के गुणवाचक पद का बहुत अलग अलग व्याख्यान है। हमने ये तुम्हें सबसे पहले शॉर्टकट बताया कि इस तरीके से आप गुणवाचकों को पहचानना। कुछ लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं जो कि यहाँ टीका ग्रंथों में देखी जा सकती हैं। कुछ ने कहा है कि सत्त्वे निवसते पैति पृथक जाति सुदृश्यते आधेयश्च क्रियाजश्च सो सत्व प्रकृतिर गुणैः, इस प्रकार लक्षण किया है। अब ये बहुत ज्यादा व्याख्यापेक्ष होने के कारण हम इन्हें छोड़ते हैं और इनमें भाष्य का बहुत ज्यादा स्वारस्य भी नहीं है इस प्रकार के इनको बतलाना, ठीक है। और इन टीकाकार ने गुणवाचक का एक और दिया है यहाँ पर, किन्होंने दिया है जाति भिन्नत्वे सति क्रिया भिन्नत्वे सति द्रव्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वम्। ये लगभग जो तत्वबोधिनी में अभी हमने जो पहला लक्षण बोला उसी का थोड़ा परिष्कृत भाषा में लिख दिया है, बस चीज वही है। तो आप इसे ही गुणवाचक समझे, शब्दों से आप पहचान लोगे उसे, ठीक है। तो गुणवाचक शब्द से मृदु शब्द है, मृदु माने मुलायम का समझे, ठीक है। अब ये शब्द गुणवाचक है, ठीक है। न्याय के 24 गुण भी इसी पर आधारित है, आप देखोगे तो, ठीक है। ये शब्द जो है क्रियावाचक नहीं है, संज्ञावाचक नहीं है, मृदु शब्द किसी द्रव्य को भी नहीं कहता है, बल्कि ये जो है गुण को कह रहा है, क्योंकि मृदु मतलब किसी की वो विशेषता, एक गुण को प्रकट करके बता रहा है, ठीक है। तो मृदु शब्द है, उकारांत है, गुणवचन है। 2 चीज चेक करो, उकारांत हो, गुणवाचक हो तो क्या हो जाता है, नीश हो जाता है, ठीक है। अब इसलिए हमने एक नीश विकल्प से करना है, नीश कर लिया तो मृदु प्लस ई और उकार जो इधर बच रहा है उसको यण कर देना। उकार को क्या होता है व, तो क्या रूप बन जाएगा। रूप बनाने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, बड़ा सरल है, यण मात्र करना है। कैसा गर्जी बना लोगे, साक्षी बना लेगी ना, मृदु प्लस ई और ऊ को हो जाएगा व, क्या बन जाएगा मृद्वी। जब ये नीश नहीं होगा तो मृदुहु ये भी रूप बनेगा, ठीक है। और स्त्रीत्व की विवक्षा में बनेगा, ये भी ध्यान रखना। चलो ये उदाहरण इतने ही दिए यहाँ पर, और इसके ज्यादा उदाहरण और इसकी ज्यादा व्याख्या देखना चाहते हो इस सूत्र की तो हमने जहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में ये पढ़ा रखा है, वहां देख सकते हो। उतः किम, ये क्यों कहते हो कि वो शब्द गुणवाचक हो वो उकारांत हो। एक शब्द है शुचि, ये गुणवाचक तो है पर उकारांत नहीं, इकारांत है, इसलिए यहाँ विकल्प से कुछ नहीं होगा, शुचि ऐसा ही का ऐसा बनेगा स्त्रीत्व विवक्षा में। कि गुणेति किम, कि ये क्यों कह रहे हो वो शब्द उकारांत होते हुए गुणवाचक हो, है। तो कहा आखू, आखू किसे कहते हैं बच्चा, ये शब्द उकारांत है, देख ले। आखू किसे कहते हैं, कौन जानता है। आखू माने मूषक। अब ये मूषक शब्द गुणवाचक नहीं, ठीक है, द्रव्यवाचक है, मतलब व्यक्तिवाचक है, आप ये कही है ना। द्रव्यवाचक होने से आखू तो माने किसी एक क्या है, जानवर बोलेंगे उसे, चूहा को क्या कह सकते हैं, रेप्टाइल, सरकने वाला कुछ भी है। तो यहां पर इसलिए उससे नीश नहीं होगा क्योंकि गुणवाचक नहीं है, तो आखू ऐसा ही कैसा बन जाएगा, ये जान गए रे। फिर एक वार्तिककार ने वार्तिक यहाँ पर दिया है, खरु संयोगो पधान। दीक्षित जी ने इस वार्तिक को उद्धृत किया है। इस वार्तिक का अर्थ होता है खरु शब्द से और संयोगो पधान अथवा संयोगो पद जो शब्द होंगे उनसे विकल्प से जो नीश की प्राप्ति है पिछले सूत्र से वो नहीं होती है। माने कि ये जो शब्द थे गुणवाचक थे, गुणवाचक होने से नीश प्राप्त था, और इस वार्तिक ने क्या कर दिया, सूत्र का निषेध कर दिया। बोलो वार्तिक ने क्या किया, सूत्र के कार्य का निषेध। सूत्र क्या कर रहा था, विकल्प से नीश कर रहा था, ये नहीं करने देगा। खरुहु यहाँ पर नहीं होगा जी। खरु शब्द का अर्थ क्या है, पतिम वरा कन्या, पति को वर्ण करने वाली कन्या को कहते हैं खरुहु। नया शब्द है रे, पहले सुना नहीं है। एक दूसरा भी अर्थ है, टीकाकार ने लिखा था। पहला तो अर्थ ये दिया पति लाभ रूप उत्कंठावती कन्या, और दूसरा खरु शब्द का इन्होंने कृपण स्त्री भी अर्थ दिया है, ठीक है। ले पतिम बरा कन्या को आप खरु शब्द का अर्थ समझिए। बताओ खरु शब्द का क्या अर्थ हुआ,
हाँ, पति को वरण करने के लिए उत्सुक कन्या। ठीक है, चलिए। पांडु शब्द है, उकारांत है, गुणवाचक है, करु संयोग पदार्थ ने निषेध कर दिया, इससे ङीश। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। इसके बाद एक सूत्र आया, बहुवादिभ्यश्च। इस सूत्र से विकल्प से ङीस प्रत्यय विधान होता है। ठीक है, सूत्र का अर्थ है एभ्यो वा ङीश स्यात्। इनसे विकल्प से ङीस होता है। इनसे मतलब किन से? बहुआदियों से। भैया बहुआदि एक गण है, उसके शुरुआत में शब्द पढ़ा गया है बहु, इसलिए उस गण का नाम क्या हो गया? बहुआदि गण। तो इस गण में जो भी शब्द पढ़ा होगा उससे आप विकल्प से ङीस कर लेंगे। यहां पर कुछ प्रश्न होते हैं, ताकि जो बहु शब्द है ये तो गुणवाचक है। प्राचीन व्याख्याताओं ने यहाँ पर कुछ प्रस्तुत किए हैं, ताकि ये शब्द तो गुणवाचक है। बहु शब्द, बहु माने बहुत, बहुत कम, ये तो गुणवाचक शब्द है ना, बहुत। तो इससे तो इस पिछले सूत्र से ही क्या हो जाता, वो तो गुणवचनात् कर देता कि नहीं। वो कहा ये क्यों बच्चा, तो ये सूत्र बनाया क्यों? तो वो तो कहते थे कि व्यर्थ है ये सूत्र। तत्वबोधनीकार की कुछ बातें भी आप सुन लीजिए। बहु शब्द से गुणवाचित्वात् पूर्वेण सिद्धे सिद्धे अपि उत्तरार्थम ग्रहणम। उत्तर के लिए सूत्र का ग्रहण किया गया, वो तो ऐसे कहते हैं। लेकिन वो आगे भी, फिर आगे बालमनुमाकार ने ये भी लिखा है कि वस्तुतस्तु बात ये है कि जो संख्यावाचक शब्द हैं वो गुणवाचक नहीं होते। बहु जो शब्द है वो संख्यावाचक शब्द है। संख्यावाचक शब्द कभी भी गुणवाचक नहीं हो सकते, इसलिए ये जो है गुणवाचक था ही नहीं। तो वो तो गुणवचनात् सूत्र से यहाँ पर प्राप्ति नहीं थी, तो सूत्र का आरंभ किया गया है। पाणिनि जी ऐसा चाहते, राइट। चलिए, तो थोड़ा हमने विचार प्रस्तुत किया। तो चल भाई, रूप सिद्धि वैसे ही होनी है। बहु शब्द है, बहुवादिभ्यश्च के द्वारा यहाँ पर विकल्प से ङीश होगा। एक बार ङीश कर दिया तो बहुवी। उकार को वह कौन किया? उत्तम, सुन रहा है ना, कोई अड़ची। और जब ये नहीं होगा ङीश तो क्या बनेगा? बहुहु। वो भी स्त्रीलिंग है ना। हाँ, बहुवी प्रजा सृजमानाम बहुवा, एक ऐसा आता है बहुवी प्रजा। तो बहु शब्द से बहुवी स्त्रीलिंग, और बहु ये भी स्त्रीलिंग ही है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। समझा बच्चा? इसी सूत्र में कुछ ये वार्तिक पढ़े गए बच्चा, वो गण सूत्र पढ़े गए, गण सूत्र हैं ये है। सबसे पहला गण सूत्र पढ़ा, कृदकारात अक्तनः। इसका अर्थ क्या है? कृत इकारात, कृत प्रत्यय संबंधी जो इकार। कृत प्रत्यय आप जानते ही हो है, 124 है वो कृत प्रत्यय, जिनसे बने हुए शब्द को आप कहते हैं तो कृदंत है। ठीक, ये जो ये गण सूत्र है, माने इस गण में ही पढ़ा गया एक सूत्र है, समझे। तो कृत का इकारांत मतलब कृत प्रत्यय का ही इकार हो, तो ये कर लेना आप इसका। कृतो यह इकार, कृत का जो इकार तदंतात प्रातिपदिकात, तदंत प्रातिपदिक से ङीश विकल्प से होता है। न तो कितिनंतात अकितिनः, कृत प्रत्यय का जो इकार हो वो कितन से भिन्न हो, माने कितिन प्रत्यय भी कृत का है लेकिन उससे भिन्न होना चाहिए। वो उदाहरण से समझते हैं इन बातों को। ये रात्रि शब्द है बच्चा, रात्रि शब्द का जो इकार देख रहे हो वो कृतः इकार है, कृत प्रत्यय का इकार है। कौन सा कृत प्रत्यय हुआ है? तो यहां पर इन्होंने लिखा कि एक औणादिक सूत्र है, रासदिभ्याम त्रिप। तो रा धातु से औणादिक त्रिप प्रत्यय करके रात्रि शब्द सिद्ध होता है। रा धातु रा आदाने, राति ददाति सुखादिकम इति रात्रि। जो सुखादि प्रदान करे है, सुखादि जो प्रदान करे उसे कहा जाता है रात्रि। तो यहाँ रासदिभ्याम त्रिप से त्रिप प्रत्यय हुआ है। त्रिप प्रत्यय का ही इकार आपको इसमें दिखाई दे रहा है, जो कि कृत प्रत्यय का इकार है। कृत प्रत्यय संज्ञक ये सब हैं, उसके अंदर उणादि उणादि सब आ जाते हैं कृत। तो यहाँ पर विकल्प से ङीश कर लेना। और अकितिना, वो कितिन का इकार नहीं होना चाहिए। हाँ, ये त्रिप प्रत्यय का इकार है, कितिन का इकार नहीं है। कितिन प्रत्यय भी आया है यही कृत संज्ञक प्रत्ययों में ही आया है, लेकिन उसमें ये गणसूत्र प्रवृत्त नहीं होता। तो ठीक है, यहां पर अब ये विकल्प से होगा क्या? तो पहले ङीस वाला रूप देना चाहिए था, ये बड़ा वाला इधर, ये रात्रि फिर रात्रि ही। हमने यहाँ जो पाठ रखा है वो आपकी किताबों में जैसा है वो रखा है। ठीक है, चल एक दूसरे आचार्य आए, गणसूत्र में ही दूसरा गणसूत्र है। ये आचार्य मानते हैं सर्वतो अकितिन अर्थादित्य के। इस सर्वतः का मतलब यह है कि कृद इकारांताद
और अकृतः इकारांतादपि वांगी स्यात्, चाहे तो वो कृत प्रत्यय का इकार हो, चाहे कृत प्रत्यय का इकार नहीं हो, और अन्य किसी प्रत्यय का भी इकार हो, ठीक है, तो उनसे भी ङीस हो जाता है विकल्प से। न तो कितिनर्थक प्रत्यांतात्, लेकिन वो कितिन अर्थ वाला नहीं होना चाहिए। तो ये शर्त तो इन्होंने बराबर दी, छूट इन्होंने दी सर्वथा। सर्वथा हमारे चाहे तो वो कृत प्रत्यय का इकार हो, चाहे वो कृत संज्ञक प्रत्यय मतलब कृत का इकार नहीं भी हो, माने दूसरा कोई और भी प्रत्यय हो, लेकिन वो कितिन अकितिन अर्थात कितिन अर्थ वाला नहीं होना चाहिए। ये दोनों में बराबर शर्त है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, और इस अंश को अकितिन्नार्थात को आगे प्रत्युदाहरण से भी स्पष्ट करेंगे। एक शब्द है सकटी। सकटी शब्द कैसे सिद्ध होता है, तो कहते हैं ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है सकटी शब्द। ये इसमें कृत प्रत्यय का इकार नहीं है। सकटी में जो इकार दिखाई दे रहा है वो किसी प्रत्यय का नहीं है। ये शब्द अव्युत्पन्न है। अव्युत्पन्न में प्रकृति प्रत्यय अलग अलग नहीं देखे जाते, पूरा एक शब्द साधु माना जाता है बस। तो इसमें जो इकार है ये किसी प्रत्यय का इकार नहीं है। तो इन आचार्य के मत से तो चाहे प्रत्यय का इकार हो या नहीं भी हो, तो क्या हो जाता है, वहां पर भी ङीस विकल्प से कर लेना चाहिए। तो सकटी सकटी ये ङीस से बना है। समझ में आया बच्चा? कहा कि अकितिन्नर्थादिति किम, आपने ये क्यों कहा कि वो कितिन अर्थ वाला नहीं होना चाहिए, है ना। उसका प्रत्युदाहरण दिया इन्होंने अजननी। बच्चा ये जो अजननी शब्द है यहां पर क्या प्रत्यय है, अनि प्रत्यय है। सुन, यहां पर आक्रोशे नहीं अनि, इस सूत्र से नए उपपद रहते आक्रोश गम्यमान होने पर स्त्रीलिंग में अनि प्रत्यय होता है। तो देखो, जनी प्रादुर्भावे धातु है, जनी धातु है जन, और उससे कर देना अनि प्रत्यय, तो जननी, और नए समास है न जननीति अजननी। अब ये जो अनि प्रत्यय है ये कितिन अर्थ वाला प्रत्यय है, माने कितिन किस अर्थ में होता है, भावे स्त्रियाम कितिन, भाव अर्थ में है, उसी के अधिकार में ये पढ़ा गया है आक्रोशे नहीं अनि ये सूत्र भी। तो ये भी यहाँ पर जो अनि प्रत्यय हो रहा है वो किस में हो रहा है, भाव में। ध्यान देना, पहला वाला वार्तिक तो अकितिनः कहता था केवल, कितिन भिन्न। ये कहता है कि नहीं, कितिनार्थक भी और भी जो प्रत्यय हो जो कितिन अर्थ वाले, चाहे तो कितिन साक्षात हो या कितिन अर्थ वाला कोई अन्य भी प्रत्यय हो, तो दोनों ही पक्ष में क्या हो जाता है, ङीस हो जाता है, ठीक है। मतलब ङीस का निषेध हो जाता है। वैकल्पिक ङीस कह रहा था ना, हाँ ङीस हो जाता है, पर यहां नहीं हो पाया इधर अजननी में। क्यों? क्योंकि इसने अकितिन अर्थात कह दिया था। तो जो अनि प्रत्यय है, तो कितिन जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में अनि प्रत्यय भी होता है, ठीक है। तो यहां पर वैकल्पिक ङीस नहीं हुआ, माने कि वैकल्पिक क्या, कुछ भी नहीं हुआ, वैसा ही का वैसा बन गया। इतना समझ में आया? इसके बाद एक विचार और प्रस्तुत किया कि कितिनन्तत्वाद् अप्राप्ते विध्यर्थम। अब एक शब्द है पद्धति शब्द। बच्चा, एक शब्द क्या है, पद्धति कौन प्रत्यय से बना है रे? पद्धति कितिन से बना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिख रहे हैं कितिनन्तत्वाद् अप्राप्ते। देख पा रहे हो कि नहीं रे अपने अंतर्दृष्टि से? पद्धति शब्द कैसे बनाया है, पादाभ्याम हति इति विग्रहे कर्तृकरणे कृता बहुलम इति समासे सति सुपलुकी, ठीक है। तो पद्धति शब्द कैसे बनाया, पद्धति में क्या किया रे, कितिन किया है, कितिन प्रत्यांत है भाई, ठीक है। कितिन का बचता है ती, तो तभी बनेगा पद्धति। मूलकार वही तो कह रहे हैं, कितिनन्तत्वाद् अप्राप्ते। पद्धति शब्द कितिनंत था, कितिनंत होने से इन गण सूत्रों द्वारा, क्योंकि ये तो गण सूत्र जो कितिनंत कितिन प्रत्यांत होते हैं, तो वह कितिन के अर्थ वाले भी, दूसरा वाला तो कितिन के अर्थ तक चला जाता है, दूसरा गण सूत्र, उनसे स्त्री प्रत्यय का वो निषेध करता है, ठीक है ना। वैकल्पिक ङीस का क्या करता है, तो कितिनन्तत्वाद् अप्राप्ते, अप्राप्त था, लेकिन विध्यर्थम, लेकिन इस पद्धति शब्द से तो कितिनंत है, लेकिन इससे तो पाणिनि जी को करना है ङीस। इसके लिए पाणिनि जी ने क्या किया, विध्यर्थम, उससे ङीस प्रत्यय का विकल्प से विधान करना है। इसलिए पद्धति शब्दों गणे पठ्यते, पद्धति शब्द का पाठ पाणिनि जी ने कौन से गण में कर दिया, बहुआदि में कर दिया। तो क्या हो जाएगा, उससे अब विकल्प से ङीस
ताकि एक बात बताओ, पद्धति में पाद शब्द को पद आदेश कौन करता है? ताकि वो नहीं, ये है हिम काश हति शुचा इति पद भाव इससे पद भाव होता है, ध्यान रखना ये। तो जब आप नीश कर दोगे तो पद्धति, जब नीश नहीं करोगे, ये दोनों के दोनों रूप स्त्रीत्व की विवक्षा में साधु होंगे, जाना। तो बताओ पद्धति में कौन प्रत्यय हुआ है? हाँ, पहले कितिन है, फिर उससे वैकल्पिक नीश कर दिया, और पाद को पदभाव कौन किया है? इससे होगा। पद्धति शब्द कितिन प्रत्यांत होने के कारण इन दो गण सूत्रों से उसे नीश प्राप्त था कि नहीं? नहीं, ये निषेध करते हैं, इसलिए इसको क्या किया गया? बहुवादी गण में डायरेक्ट डाल दिया। अब इसे नीश होने में कोई बाधा नहीं आएगी, समझा? चल अंतिम सूत्र और पढ़ते हैं, ये वाला। पुंयोगाद आख्यायाम या पुमाख्या पुंयोगात स्त्रियाम वर्तते ततो ङीष्यात्। ये भी ङीश करता है ना। अब थोड़ा प्रकरण चेंज हुआ। अभी तक आप तो उकारांत शब्दों को, गुणवाचकों को, कुछ ऐसे शब्द पढ़ रहे थे, है? इसका मतलब जो पिछला वाला जो प्रकरण है वो उकारांतों में ही प्रवृत्त होता है। लेकिन अब यहाँ से एक नई चीज, जिसे कई बार हम विग्रह करते कहते थे ना, विग्रह करते हुए गोपस्य स्त्री है, उसकी स्त्री, ऐसा जो विग्रह करते, फिर उसमें स्त्री प्रत्यय करते हैं। जैसे अजस्य स्त्री क्या बनेगा? अजा ठीक है, वहां अजी नहीं बनाना है। तुम गोपस्य स्त्री तो गोपी बनाते हो, अजस्य स्त्री क्यों? वो आजादी गण में पढ़ा गया है। तो जो कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं, स्त्री प्रत्ययों में 4-5 प्रकार के प्रत्ययों का विभाजन है। एक तो पुंयोग लक्षण स्त्री प्रत्यय होता है, जिसकी विग्रह ऐसे करके की जाती है, तस्य स्त्री, ठीक है। एक जाति लक्षण स्त्री प्रत्यय होता है, यदि उसी को कोई ऐसे कहे अजा जाते ही स्त्री, है ना, उसमें भी वो रहेगा, वो उसको कहते हैं जाति लक्षण। जाति लक्षणों के लिए अगला सूत्र आएगा, यहाँ आगे पढ़ा जाएगा, जाते रस्त्री विषया दयोपधात, ये अलग से ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, जिससे आपको कुछ समझ पड़ेगी। तो चल हाल फिलहाल तो पुंयोग लक्षण, इस सूत्र का अर्थ देखिए, बड़ा अद्भुत किया है। या पुमाख्या पुंयोगात स्त्रियाम वर्तते ततो ङीष्यात्। क्या कहना चाहते हैं? या पुमाख्या माने जो पुरुषवाचक शब्द, पुंयोगात पुरुष के साथ, योगात मतलब संबंधात, संबंध होने के कारण, स्त्रियाम वर्तते स्त्री अर्थ में है ना, माने कि स्त्री अर्थ में विद्यमान हो, ततो ङीष्यात्, उससे ङीश कर लेना चाहिए। उदाहरण देखिए, गोपश्य स्त्री, यहां पर शब्द है गोप, मूल शब्द क्या है? गोप शब्द है। पुमाख्या माने जो पुल्लिंग को कहता है, गोप शब्द पुल्लिंग को कहता है, किंतु पुंसः संबंध, ये पुंसः संबंधात स्त्रियां वर्तते, पुरुष के साथ संबंध होता हुआ अब ये स्त्रीलिंग को कहना चाहता है, यानी गोपस्य स्त्री, स्त्रीत्व को कहना चाहता है। तो ऐसे शब्दों से क्या हो जाता है भाई? ङीश हो जाता है। अच्छा, उदाहरण में जो है अकारांत ही शब्द दिए यहाँ, है ना। चलो बना के देखते हैं। गोपश्य स्त्री, तो इससे ङीश कर दिया, गोप शब्द से ङीश करो, गोप ई और पा के आका स्थिति चलोप कर देना, क्या बन जाएगा? गोपी। यहां पर ये थोड़ा विवाद है टीकाकारों में, प्राचीन और नब्बे में। कुछ तो कहते हैं कि यहां पर जो पुंयोग लिया जाए, पुंयोग में संबंध कैसा लिया जाएगा? पति पत्नी भाव संबंध लिया जाए क्या? ठीक है, अथवा और भी संबंध ले सकते हैं, जन्य जनक भाव इत्यादि संबंध भी ले सकते हैं क्या? क्या समझे? दंपति भाव संबंध, पति पत्नी भाव संबंध ही लिया जाए अथवा जन्य जनक भाव भी लिया जा सकता है। तो यहाँ 2 प्रकार की व्याख्याएं अलग अलग तत्वबोधिनी और बाल मनोरमा में वो देखी जा सकती हैं। प्राचीन लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें ले लेना चाहिए पति पत्नी भाव के अलावा और संबंध भी, है ना, जन्य जनक आदि संबंध भी ले लेना चाहिए। जैसे केकयस्य सुता, केकय नाम का एक राजा था, उसी नाम का देश भी था लेकिन उसी नाम का राजा था। केकयस्य सुता है कैकेयी, क्या बन जाएगा? तो ये बना के नहीं, ठीक है। तो ऐसे इनसे ये पता चलता है, इन उदाहरणों के देखने से, कि यहाँ पर दाम्पत्य रूप संबंध न लेकर के जन्य जनक भावादि संबंध भी लिया जा सकता है। लेकिन नागेश और उनका अनुसरण करने वाले जो बाल मनोरमाकार है, वो तो ये कहते हैं कि आपको यहाँ पर जायापत्यात्मक माने दंपति भाव संबंध ही ले लेना चाहिए, और नहीं, और संबंध नहीं लेने चाहिए आपको, जन्य जनक आदि संबंध। तो कहा कि फिर इन शब्दों की सिद्धि कैसे करोगे? कई देवकस्य पुत्री, देवक नाम का एक राजा था,
उसकी पुत्री देवकी है, वो पुत्री थी उसकी, ना कि पत्नी, ठीक है। तो इनकी सिद्धि कैसे करोगे? तो फिर वो कहते हैं कि इनको हम गौरादि में पाठ कर लेंगे, गौरादिशु पाठ्या। अब यहाँ पर जब इस बात को कह रहे हैं नागेश, बाल मुन्माकर उनकी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गौरादि आकृति गण है। वहां पर भले ही नागेश नहीं कहे हैं गौरादि के विषय में, तो दीक्षित जी ने जो गौरादि को आकृति गण माना है, तो इसी कारण से माना है। तो ये व्याख्या वैविध्य था, थोड़ा मैंने आपसे प्रस्तुत किया यहाँ पर। तो क्या समझ में आई बात? गोपस्य स्त्री, ऐसा पुमयोग, ये पुमयोग वाचक स्त्री प्रत्यय शब्द है, तो यहाँ पर क्या होगा? नीश होगा, है। अजस्य स्त्री, क्योंकि वो आजादी गण में पढ़ा गया, इसलिए वहां मत जाइए। ये सामान्य सूत्र है, विशेष सूत्र बाधा करेंगे। चलो, वहीं पर एक वार्तिक बनाया कि पालकांतान्न का यदि पालक शब्द अंत में लगाओ तब ये नीस मत कर देना। जैसे गोप शब्द थे तो तुमने कर लिया नीस, अब हम कहेंगे नहीं गोपालक है एक शब्द, गोपालक से स्त्री, तब न करिए, तब तो टाप प्रत्यय करिए धुआंधार। गोपालिका, अश्वपालिका से स्त्री अश्वपालिका, और नगर पालक से स्त्री। ऐसा होता है क्या रे ये शब्द? एक बार इस पर विचार करना, ठीक है। हम ऐसे ही बोल दिए क्योंकि वो शब्द पे वो स्त्री नहीं है। नगर पालिका तो एक परिषद है, एक तो देश विशेष है, एक क्या कहें, एक शहर का नाम आम, ये सब है। हाँ, तो देख लेना जो भी शब्द ऐसा बनता है कि नहीं तुम्हारे प्रयोग में। चल, और एक वार्तिक और है इसका, तो ये सूत्र समाप्त हो जाएगा। नीस प्रत्यय निषेध वार्तिक में सूर्या देवतायाम, सूर्य शब्द है, सूर्य की स्त्री को क्या कहेंगे? तो कोई सूर्य न बना दे, इसलिए कहा कि नहीं भाई, सूर्य शब्द से जब देवता वाच्य हो, माने सूर्य है, सूर्य की दो प्रकार की स्त्री है, एक तो मानुषी स्त्री है, एक देवता स्त्री है, ठीक है। तो सूर्य शब्द से देवतायाम माने कि सूर्य से स्त्री यदि देवता है तो चाप प्रत्यय करो। ये चाप प्रत्यय वाला वार्तिक है यहीं पर, ठीक है। यहां पर ये लिख देना चाहिए, नीस प्रत्यय निषेधकम चाप प्रत्यय विधायकम वार्तिक, तो थोड़ा और अच्छा लग जाता है। तो क्या बन गया? सूर्या। सूर्या किन्हें कहेंगे? पत्नी है उनकी, नाम थोड़ा बता देते हैं। छाया पंक्तौ प्रतिमायाम अर्कयोषित यना तपे उत्कोचे पालने कांतौ शोभायाम। मेदिनी कोश में लिखा है ये, ठीक है जी। सूर्या है छाया, छाया से ही शनैश्चर की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। सूर्य की पत्नी एक छाया थी, एक और कौन थी? संध्या, दोनों थी, है ना। हाँ, हमने वो चित्र में दिखाया है लघुकौमुदी वाले में इसका व्याख्या, और पिछले वाले सूत्र का तो बहुत ही व्याख्या किया है उसमें हमने, बहुवादिभ्यश्च का, उसे भी लघुकौमुदी में देख लेना चाहिए, और भी विशेष विचार दिए हैं। यहाँ तो मैं आपको केवल मूल पढ़ाने के लिए उद्यत हूँ, क्योंकि यहीं का मूल बहुत है। तो चल, सूर्या में क्या प्रत्यय हुआ? देवता अर्थ में बनेगा, ध्यान रखना। और यदि सूर्य की स्त्री देवता नहीं है तो बनेगा शूरी। क्या बनेगा? सूरी। कैसे बनेगा? सूर्य शब्द है, नीश कर लेना। क्या करोगे? नीश प्रत्यय हुआ है, हाँ, और सूर्य के यकार का लोप हो जाएगा रे, इससे सूर्यातिश्यागस्त्य, हाँ, यह उपधा, याद नहीं किया है? याद करना है सूत्र को, ठीक है। उससे यकार का लोप होकर के सूर्य नीश, यकार का लोप कर दो, पहले यकार का अकार का भी लोप होगा, तो क्या बन जाएगा? सूरी। ये प्रयोग हमने वहां पे भी बनाया है, ध्यान दीजिए, भूल तो नहीं गए हो, वहां पे भी बनाया है, सुन लेना वीडियो में। सूरी, ये कौन है? कुंती, ये देवता नहीं है, मानुषीयम। ये कौन है? या कुछ कौमा लगा करके ऐसा लिख देना चाहिए, डंडा नहीं अलग से लगाना चाहिए।